नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक ओवर टी में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2024। इस बार का थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कर सर एंड डॉक्टर कुश कुमार भगत सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कर सर चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी के हैं फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, क्लिनिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड हार्ट फेलियर मैनेजमेंट। डॉक्टर कुश कुमार भगत सर जो हैं डायरेक्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड हार्ट फेलियर क्लिनिक है। तो आइए आज हम बात करते हैं कई सारे नॉलेज की बातों पे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंशु हर्ष है और मैं फाउंडर हूँ सिंपली जयपुर पब्लिकेशंस की और साथ में एक ऑथर भी हूँ। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे गीत संगीत हम सुनते हैं आम दिन की ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ साथ हार्ट फेलियर होने की जो हम बात करते हैं कि दिल विफल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो ये जो सडन है ये एकदम सडन ही होता है या कुछ सिम्टम्स हमको इसके पहले भी आते हैं? देखिए, ये पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और जो है कार्डियक अरेस्ट जिसमें अचानक डेथ हो जाती है हार्ट का, इसमें फ़र्क क्या है। तो आपने हार्ट फेलियर की बात करी, तो फेलियर का मतलब होता है कि जो काम आपको दिया जाए वो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो वो फेलियर है। तो हार्ट का काम है कि वो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करें। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो इवेंचुअली जो भी हार्ट की डिजीज़ हैं, चाहे वो वेल्व से संबंधित हों, चाहे आर्टरीज में ब्लॉकेज से संबंधित हों या हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएं, ये सारी जो बीमारियां हैं ये अल्टीमेटली हार्ट फेलियर में तब्दील हो जाती है। और हार्ट जब इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिवर को, किडनी को, ब्रेन को ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो वो हार्ट फेलियर की स्थिति बन जाती है। और ये हार्ट फेलियर सडनली नहीं होता है, जनरली धीरे धीरे कोई बीमारी, अगर किसी का वाल्व लीकेज है तो वो धीरे धीरे हार्ट फेलियर की तरफ चेंज होता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सडन हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक के बाद सडन हार्ट फेलियर हो सकता है, या हार्ट की मसल्स का इन्फेक्शन जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, जैसे कोविड में भी हुआ लोगों को कि हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो गई तो उससे हार्ट फेलियर हो गया। जनरली हार्ट फेलियर धीरे धीरे डॉक्टर भगत, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक टर्म है और आमजन इस शब्द से ही वाकिफ़ नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ये टर्म हार्ट फेलियर में या हार्ट अटैक में या दिल से संबंधित कोई भी डिजीज़ में कैसे काम आता है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया हार्ट फेलियर के बारे में, सर ने बहुत अच्छे से बताया व्हाट इज़ हार्ट फेलियर। सो जब भी कोई दिल की धड़कन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है किसी को भी, तो जो धड़कन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। आमतौर पे हमारी धड़कन 60 to 100 के बीच में होती है, किसी की भी आमतौर पे धड़कन 60 to 100 के बीच में होती है। जब भी ये धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है या धड़कन बहुत कम हो जाती है, 50 या 40 आ जाए, या धड़कन 180, 200, 250 के ऊपर चला जाए, तो इसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में अरिथमियास बोलते हैं। तो धड़कन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग जो मेडिकल टर्म है उसको अरिथमियास बोलते हैं, और इसको जो ट्रीट करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। तो ये दिल की धड़कन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जी, सुमेंद्र हर्ष, मैं आईटी प्रोफेशनल, मीडिया और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता हूँ यहाँ पे जयपुर में ही, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब, तीनों टर्म्स का डिफरेंस, जैसे हार्ट अटैक तो आपने बताया, बट सुनने में हार्ट, कार्डियक अरेस्ट, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से तीनों का मीनिंग ऐसा ही है। बट आपने पहला जैसे हार्ट अटैक बताया, तो मैं जानना चाहूँगा आप तीनों में थोड़ा डिफरेंस बताएं एक जनरल, जिससे हमें पता चले कि कार्डियक जैसे अरेस्ट हो, अब फेलियर हो गया है, क्या तीनों में डिफरेंस। तो ये ज़रूरी है पता होना कि इन टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज वर्ड जो है वो हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक को हम लोग जो टेक्निकल टर्म में MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की मसल्स को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करनी है उनमें ब्लॉकेज होता है, और वो ब्लॉकेज के ऊपर जब प्लेटलेट्स जम के थक्के जम जाते हैं तो वो आर्टरी सडनली ब्लॉक हो जाती है, और जिस मसल्स को वो सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट के जितने पार्ट को, वो डैमेज हो जाता है क्विकली। तो जब वो डैमेजिंग प्रोसेस चल रही होती है तो पेन होता है, पसीना आता है, या इस तरह के लक्षण आते हैं, सांस फूलती है। और उसके बाद अगर मेजर पार्ट हार्ट का डैमेज हो जाए तो फिर उसमें मृत्यु भी हो सकती है।
तो जो ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं, अगर हम जैसे चेस्ट ओपन करते हैं किसी की तो हार्ट दिखता है, तो ये हार्ट की सरफेस पे होती हैं बाहर की ओर और हार्ट की मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। तो इनके अंदर जब ब्लॉकेज होता है, और ब्लॉकेज अगर थोड़ा होगा, ब्लॉकेज सपोज किसी को 80-90% ब्लॉकेज होगा तो अटैक नहीं होता, उससे चलने में दर्द होता है या कुछ एक्सरसाइज करने में दर्द होता है। पर उसमें जब धक्का जम जाता है तो सडनली जब आर्टरी बंद होती है, सडनली जब ब्लॉकेज हो जाता है 100%, तब वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कि हार्ट धक्के की वजह से आर्टरी बंद हो रही है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट का अचानक बंद हो जाना और मृत्यु हो जाना उससे। उस समय अगर तुरंत हार्ट को पंपिंग नहीं मिले या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिले तो फिर वो हार्ट दोबारा चलता नहीं है, उसको हम बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक के तुरंत बाद भी कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, बट कार्डिक अरेस्ट बिना हार्ट अटैक के भी आ सकता है। इनफैक्ट ज़्यादा कार्डिक अरेस्ट जो है वो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे अभी एरिथमिया वर्ड आया कि अगर तेज़ धड़कन बहुत किसी की तेज़ हो जाए तो उससे भी कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। तो जो कार्डिक अरेस्ट का मेन कॉज है हार्ट की धड़कन तेज़ हो जाना, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VT या VF बोलते हैं, उसकी वजह से हार्ट अचानक बंद हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक से संबंधित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसके कारणों में एरिथमियाज आते हैं। कुछ बाई बर्थ डिजीज़ हैं जिसमें सडनली हार्ट कभी भी बंद हो सकता है। कुछ हार्ट की मांसपेशियों की डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हार्ट अचानक बंद हो सकता है। तीसरा हार्ट फेलियर, जिसकी हमने बात करी कि हार्ट की पंपिंग इतनी वीक हो गई कि वो चल रहा है, कार्डिक अरेस्ट की तरह बंद नहीं हुआ, चल रहा है बट वीकली पंप कर रहा है और बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड नहीं मिल रहा है, तो फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, बहुत थकान कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है। अगर बिल्कुल हार्ट एकदम एंड स्टेज फेलियर पे आ जाए तो फिर ब्लड प्रेशर वगैरह ख़त्म होकर के फिर अंत में जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये फ़र्क है इन तीनों में, हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में। जनरल आउट ऑफ रिटन एडिट हो जाएगा। इसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन एंड दिस इज एक्सप्लेनेटरी और यू वांट टू आस्क इन? तीनों में आपने डिफरेंस बताया, बट तीनों में इमिडिएटली या हायरार्की में अगर जाते हैं कि ये तो अब इसके बाद तो सीधा पंप भी नहीं हो रहा है हार्ट और अब डेथ वाली पोजीशन आ गई है, तो वो कार्डियक में तो आपने जैसे कहा समय लगता है, बट फेलियर या वी नीड सम टाइम टू रिकवर। कि हम क्या मतलब कैसे पहचानें कि ये हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है या कार्डिक अरेस्ट है ना? तो इन तीनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। हार्ट अटैक में सीने में दर्द होता है। अब ज़्यादातर अपने को लगता है कि हार्ट लेफ़्ट साइड में है तो दर्द लेफ़्ट साइड में होगा। इट इज़ अ बिग मिथ। क्या होता है कि जो हार्ट का जो पेन है हार्ट अटैक का, वो सेंटर में होता है, जो कि हम गैस समझ लेते हैं, और लेफ़्ट साइडेड पेन सारे जनरली मस्कुलर होते हैं जिसको हम अटैक समझ के भागे दौड़े फिरते रहते हैं। इस चक्कर में हार्ट अटैक मिस हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक का लक्षण होता है सीने में दर्द होना, जो कि जनरली हमारी सेंट्रल बोन के पीछे होगा या गले में होगा, जबड़े तक आ सकता है, नाभि से लेके जबड़े तक सेंट्रल पार्ट में या दोनों कंधों में आएगा दर्द, और इसके साथ में पसीना, सांस फूलना, ये तकलीफ़ें आ सकती है। तो ये तो हार्ट अटैक जब होता है। हार्ट फेलियर जैसे मैंने बोला कि जनरली धीरे धीरे डेवलप होता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर, जिसमें पहले थकान कमजोरी, फिर पैरों में सूजन आई, फिर चलने में सांस फूलने लग गया, पहले चलने में सांस फूलता है, फिर बैठे बैठे ही सांस फूलने लग जाता है, लेट भी नहीं पाते हैं पेशेंट, उठ के बैठना पड़ता है, इतना सांस फूलता है। वो हार्ट फेलियर के लक्षण। और कार्डियक अरेस्ट में तो कुछ भी नहीं होता है और सडनली जो जहाँ पे है वो वहीं फेंट हो जाता है। ऐसे ही आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कि कोई अब हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं वो घुसते हुए राष्ट्रपति भवन में कहीं भी वो लेक्चर देने जा रहे थे तो सडनली रास्ते में गिर गए। ऐसे ही लास्ट वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था जिसको वो पंप करते हुए ले गए और बाद में उसको वो ICD लगाएंगी। तो कार्डियक अरेस्ट में तुरंत फेंट हो जाता है, और जब फेंटिंग होती है उस वक्त अगर कोई, ये बेसिक ट्रेनिंग उसके लिए चाहिए। अगर आप किसी की जान कार्डियक अरेस्ट से बचाना चाहते हैं तो एक बेसिक CPR ट्रेनिंग चाहिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स में
और डेवलप्ड एशियन कंट्रीज़ में भी स्कूल्स में दी जाती है। इसमें बहुत फास्ट अवेयरनेस इंडिया में भी फैल रही है कि CPR कैसे करें, तो उस पे तो एक अलग से लेक्चर हो सकता है। बट अगर थोड़ा बेसिक नॉलेज हो कि चेस्ट के सेंटर में दोनों हाथों को रख के पंप करना है तेज़ तेज़, अगर इतना भी करके नियरेस्ट मेडिकल हेल्प को बुला लिया जाए, एम्बुलेंस बुला ली जाए, तो जान बचाई जा सकती है। तो इस तरह तीनों चीज़ों की प्रेजेंटेशन अलग अलग है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोगों की हार्ट बीट घूमते हुए और दौड़ते हुए कितनी देर तक 120-40 से ऊपर तक चले तो कोई खतरा नहीं, कि अगर आप चल रहे हैं घूम रहे हैं तो नेचुरली 130-40-50 तक भी जाती है, लेकिन वो कितनी देर तक सस्टेनेबल है, अगर कहाँ एक लिमिट है कि उनको रोक देना चाहिए उसके बाद? ठीक है। सो बेसिकली अगर आप आइडियली पूछे, जैसे कि आप लोग जिम ओनर्स हैं, सो किसी की भी हार्ट रेट मैक्सिमम कितनी पहुंचनी चाहिए, सो वो एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 220 माइनस एज। तो सपोज अगर किसी का एज, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 40 है तो 220 माइनस एज इज 180, उसका 85% भी कंसिडर इट एज मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर उतना हार्ट रेट अचीव हो रहा है पेशेंट का, उतना हार्ट बीट जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इश्यू नहीं है। सी अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट मतलब अगर कोई जिम कर रहा है, कोई ट्रेडमिल कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, मैराथन भाग रहे हैं, प्रॉब्ली 130, 140, 150 तक बहुत कॉमन ही ये हार्ट बीट अचीव हो जाएगी, कोई इशू नहीं, जब तक उसको डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत पेशेंट आते हैं कि सर मैं ट्रेडमिल कर रहा था और उसके बावजूद मुझे सिम्टम्स भी हो रहे थे, आई मीन कुछ सांस फूल रहा था या कुछ हैवीनेस हो रहा था, पर डिस्पाइट दैट मैंने उसको कंटिन्यू किया। दिस शुड नॉट बी डन। अगर कोई भी एक्सर्शन करते हुए कोई भी तकलीफ हो रही है किसी को भी, तो वो चीज़ तुरंत आपको अवॉइड करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कितनी देर तक कौन फास्ट हार्ट रेट सस्टेन कर सकता है, ये तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अब जो ये एथलीट्स हैं, ये मैराथन दौड़ते हैं 1.5 घंटा। जैसे अपन ट्रेडमिल करते हैं, अपन जब ट्रेडमिल कराते हैं तो यही अपन अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हार्ट रेट अचीव हो ही नहीं हुई 160 तक कितनी देर तक, और जब एक ऊपर जाने लगता है तब आप लोग रोकते हैं कि चलो ठीक है। 85% ऑफ दी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन जब एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो हार्ट रेट ग्रेजुअली डाउन आनी चाहिए। अगर किसी की हार्ट रेट स्टॉप करने के बाद भी डाउन नहीं आ रही है, दैट इज़ ए प्रॉब्लम। तो वहाँ पे कान खड़े हो जाने चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। नमस्कार, मैं रमेश मदान, एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा भी इसी हार्ट रेट से ही कंसर्न है। टेक्निकल टर्म आप लोगों के हिसाब से है AF। तो उसके अंदर धड़कन जैसे तेज़ होती है या 2-4 बार धड़क के दिल फिर वापस नॉर्मल हो जाता है, क्या वो होता है? या बीच बीच में जैसे धड़कन तेज़ हुई, फिर 3-4 तेज़ हुई, फिर ख़त्म हो गई, तो ये AF कहलाता है? या इसका कोई और बॉडी में इंडिकेशन है, या बॉडी हमें किसी चीज़ के लिए इंडिकेट कर रही है कि आपके हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, एंड इज़ इट क्यूरेबल? जी, तो जैसे हम बढ़ी हुई धड़कन की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है बढ़ी हुई धड़कन का, पैल्पिटेशन जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कि जैसे हम लोग जनरली इंसानों में धड़कन की सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, ब्रीदिंग की फिर भी होती है, बट धड़कन की सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारा दिल धड़क रहा है, पर अगर हमें पता लगने लग जाए कि दिल धड़क रहा है तो वो एबनॉर्मलिटी है। तो पैल्पिटेशंस का और एरिथमिया का, रिदम डिस्टर्बेंस का कॉमनेस्ट कॉज एट्रियल फिब्रिलेशन है, जिसका आपने नाम लिया, बट शायद ये टर्म बहुत कम लोगों ने सुनी है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पेशेंट हैं इसके पूरे वर्ल्ड वाइड एट्रियल फिब्रिलेशन के। तो इसमें जो है, जो हमारी हार्ट के अपर चैम्बर हैं, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर होते हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो अपर चैम्बर बहुत तेज़ी से धड़कने लगते हैं 400-500 बीट पर मिनट पे, तो वो ठीक से पंप ही नहीं कर पाते। तो वो सारी की सारी अपर चैम्बर की बीट्स लोअर चैम्बर में नहीं पहुँचती, लेकिन लोअर चैम्बर भी 120, 130, 140 तक धड़कने लग जाता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो धड़कन इरेगुलर होती है। अगर हमें अपना हार्ट रुक रुक के चलता हुआ महसूस हो रहा है, जैसा आपने बोला कि थोड़ा तेज़ चला फिर धीरे हो गया, फिर तेज़ चला फिर धीरे हो गया, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन का लक्षण है। और एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट अटैक की तरह खुद जानलेवा बीमारी नहीं है, पर जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन होता है उनको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस रहते हैं। कि जब एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा होता है तो हार्ट के अंदर क्लोट्स बन सकते हैं, और जैसे ही वो एट्रियल फिब्रिलेशन ठीक होगा या नहीं भी ठीक हुआ
तो एट्रियल फिब्रिलेशन के चलते चलते ही वो जो क्लॉट है वो हार्ट से ट्रेवल करके गर्दन की नसों के द्वारा ब्रेन में पहुंच जाएगा और ब्रेन की आर्टरी को ओक्लूड कर देगा और पैरालिसिस हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट इसीलिए ज़रूरी है, प्रॉपर ब्लड थिन करके रखना पड़ता है कि उनको स्ट्रोक नहीं हो। एट्रियल फिब्रिलेशन के इलाज के बारे में जैसे कि सर ने कहा, एट्रियल फिब्रिलेशन में धड़कन अनियमित तौर से चलने लगती है। सो हमारे हार्ट में कुछ एक्स्ट्रा वायर्स या एक्स्ट्रा सर्किट्स होते हैं, जब वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो उसकी वजह से धड़कन अपनी बहुत तेज़ हो जाती है। और हमें पहले से ही पता होता है कि ये एक्स्ट्रा सर्किट्स ऊपरी हिस्से में, हृदय के जो ऊपरी हिस्से है, लेफ्ट साइड वाले ऊपरी हिस्से में कुछ एक्स्ट्रा सर्किट्स होते हैं और उसी की वजह से जब शॉर्ट सर्किट होते हैं धड़कन तेज होती है। तो इसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्पेशल, हमारे पास एक बलून है जिसको हम लोग क्रायो बलून बोलते हैं और प्रोसीजर का नाम है क्रायो एब्लेशन। इसमें हम लोग वो स्पेशल बलून पैर के रास्ते हम लोग हार्ट में उस एक्स्ट्रा सर्किट के पास लेके जाते हैं और ठंडी एनर्जी, क्रायो मतलब ठंडा होता है, तो ठंडी एनर्जी से उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जहाँ जहाँ वो एक्स्ट्रा सर्किट्स होते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने से जो AF की होने की जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। सो ये एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है एट्रियल फिब्रिलेशन का, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी इंडिया में अवेलेबल है। बाकी भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है और कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करती है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है, बट जो बेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है क्रायो बलून एब्लेशन। इससे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। नहीं रोड करता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, या ये रेगुलर रहता है। सो इसमें AF बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो पैरोक्सिस्मल AF, परसिस्टेंट AF, लॉन्ग स्टैंडिंग AF, परमानेंट AF, तो 3-4 टर्मिनोलॉजीज हैं इसके। सो कुछ AF होते हैं जो पेशेंट्स को होते हैं और विद मिनट्स या कुछ घंटों में वो सेटल हो सकते हैं। कुछ AF होते हैं वो लंबे चल सकते हैं, 7 दिन 10 दिन तक चल सकते हैं, और कुछ AF होते हैं जो आजीवन पेशेंट को चलते ही रहते हैं। और अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक AF चल रहा है और अगर डॉक्टर ने और पेशेंट ने दोनों ने मान लिया कि भाई अब आपका AF हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, नॉर्मल रिदम में ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको परमानेंट AF लेबल कर देते हैं कि परमानेंट AF के पेशेंट को AF में ही रहना है। सो बट जैसा सर ने कहा कि AF में जो खतरा है मोस्टली वो क्लॉट बनने का होता है, कि अगर वो क्लॉट हार्ट में बना और वो ब्रेन में चला गया तो उससे वो ब्रेन स्ट्रोक, जैसा आप बताते तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, तो इसलिए ब्लड थिनर्स वगैरह हमें देना है। तो मेन रिस्क AF में ब्रेन स्ट्रोक का है। डेफिनेटली और भी कुछ रिस्क हैं, हृदय की पंपिंग भी कमज़ोर हो जाती है, पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं AF की वजह से, बट प्रीडोमिनेंटली यही सिम्टम्स है AF के। माई सेल्फ मंजूपुरी, मैं बहुत सारे सोशल ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं कुछ से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को पेसमेकर के बारे में ही नहीं पता कि क्या काम आता है, और सेकंड क्वेश्चन कि पेसमेकर में बहुत सारे तार होते हैं, उसकी तो नॉलेज मुझे भी नहीं है क्योंकि मेरे पेसमेकर लगा हुआ है, तो उसका क्या काम होता है? जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था कि दिल की धड़कन या तो बहुत फास्ट हो सकती है या बहुत स्लो भी हो सकती है। 60 to 100 जो है नॉर्मल हार्ट बीट होता है। किसी की भी धड़कन अगर 60 से कम है, 40, 30, 20 तक आती है, और अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी आ रही है, अचानक से वो बेहोश हो रहा है, तब इसका मतलब कि कोई ना कोई पेशेंट को खतरे की घंटी है और उसको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। और उसमें अगर हमें ऐसा दिखता है ECG में कि धड़कन बहुत स्लो है, उस केस में जो हमारा हृदय की जो नेचुरल बैटरी है, हमारे हार्ट में एक नेचुरल बैटरी होती है जो धड़कन देती रहती है हार्ट को, वो बैटरी जब कमज़ोर हो जाती है तब उस केस में धड़कन स्लो हो जाती है, और उस केस में हम लोग पेसमेकर लगाते हैं, जो कि एक छोटा सा मेटल की डिब्बी है जो हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इस बोन के नीचे लगाते हैं, क्लाविकल के नीचे, और उससे कुछ वायर्स होते हैं जो हार्ट में चले जाते हैं और वो रेगुलर करंट हार्ट को देता रहता है। तो वो होते हैं नॉर्मल पेसमेकर्स। आमतौर पे हम लोग जो पेसमेकर्स होते हैं वैसे तो 1 तार 2 तार के, दोनों तार के अवेलेबल होते हैं। आमतौर पे हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं 2 तार का पेसमेकर लगाने के लिए पेशेंट्स को। सो एक तरह का आर्टिफिशियल बैटरी है, जब नेचुरल बैटरी वीक हो जाए, धड़कन कम हो जाए, तो उसको बैटरी जो है जिसका सेटल कम देते हैं कि 60 से नीचे जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल सेट कर सकते हैं हम लोग कि बस 60 से नीचे ना जाए, और ऊपर भी हम लोग सेट कर देते हैं कि 120 से 130 से ऊपर ना जाए। सो पेशेंट अगर एक्टिविटी करता है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब पेशेंट ट्रेडमिल करेगा तो उसका हार्ट बीट इंक्रीज होता है। सो अगर किसी का हार्ट बीट सिर्फ 60 पे हमने सेट कर दिया, तब वो ट्रेडमिल कर रहा है, तो उसको रिक्वायरमेंट है 120 130 हार्ट बीट की, लेकिन वो जाएगा नहीं, तो पेशेंट को सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम पेसमेकर में ऐसे सेटिंग्स होती हैं कि 120 130 तक भी हार्ट बीट जा सकता है, सो वो इंक्रीज भी हो सकता है और 60 से नीचे नहीं जाएगा।
सो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होंगे चक्कर आने या बेहोशी आने के। पेसमेकर की तारों की बात की तो पेसमेकर यहाँ हार्ट के बाहर रहता है, चेस्ट के अंदर होता है पर हार्ट के बाहर रहता है। उसकी तारें जो है वो हार्ट के अंदर जाती, तो तारों से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कि तार जो है वो हार्ट की जो वॉल है हार्ट की उसमें छेद कर सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ जिनको ऐसे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, जो बहुत वीक होते हैं, जो बहुत ओल्ड एज के पेशेंट या जिनमें ये वेन अवेलेबल ही नहीं होती है, जो किडनी पेशेंट होते हैं, उनके लिए वायरलेस पेसमेकर, इसको लीडलेस पेसमेकर बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। और वी आर फॉर्चुनेट कि पहला स्टेट का लीडलेस पेसमेकर हमने ही लगाया था हमारे डिपार्टमेंट में। तो वो एक छोटे से कैप्सूल की शेप का पेसमेकर होता है जो बिल्कुल, ये अभी 2017 में मैंने फर्स्ट लगाया था। तो एक छोटे से बीकासूल के कैप्सूल से थोड़ा सा बड़ा पेसमेकर होता है जो पैर की वेन से ही डाला जाता है और वो हार्ट के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। देयर इज़ नो कट ऑन द बॉडी, नो स्टिच, नो लीड, नो वायर। वो भी जो है 10 से 15 साल तक उसकी बैटरी चलती है और वो भी इसी तरह से काम। सर क्या बात, जिसका हार्ट फेलियर होता है तो उसको तो बचाया जा सकता है, इसके बारे में पता करना। किसी का हार्ट फेलियर हो गया, इमीडिएट हॉस्पिटल भी पहुंच गया, कार्डियक अरेस्ट में तो चांसेस कम होता है, बट फेलियर में तो बचाया जा सकता है ना पेशेंट को। जी, फेलियर जनरली कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को और हार्ट अटैक के पेशेंट को उठा करके इमरजेंसी में तुरंत लाया जाता है, या उनको हार्ट फेलियर के ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो क्रोनिक होते हैं, मतलब एक्यूट इलनेस नहीं होती है, तो वो खुद ही दिखाने आते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो सडन हार्ट फेलियर में अचानक सांस फूल करके पेशेंट इमरजेंसी में आता है, तो बिल्कुल पेशेंट को बचाया जा सकता है। हार्ट फेलियर में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट नए आ गए हैं जिनसे सालों साल जिया जा सकता है। और एक जैसे आर्टिफिशियल हार्ट भी आजकल लगता है एक, तो वो ये उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस या आर्टिफिशियल हार्ट उसको बोल सकते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट जिसने उसको बनाया उसने अपने लेक्चर में बोला कि वो इंसान जो 150 साल तक जिएगा वो पैदा हो चुका है अभी धरती पे। तो मतलब हार्ट की वजह से मरने नहीं दें, ऐसा साइंस का गोल है, बट मरना तो सबको है। डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। लेकिन जो हार्ट फेलियर के पेशेंट को बिल्कुल लंबे साल तक विथ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदा रखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना कि वायर ये 2 ही होते हैं। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 नहीं होते, और भी 3 या 4 वायर्स की भी पेसमेकर्स होते हैं। जैसा कि अपन हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपन बहुत पेशेंट्स की लाइफ को और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। वैसे एक स्पेशल पेसमेकर भी आता है जिसको हम लोग अपने मेडिकल लैंग्वेज में CRT बोलते हैं या कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं। ये एक स्पेशल पेसमेकर है जो कि हम लोग बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, और इसमें 2 वायर के साथ साथ तीसरा वायर भी होता है। कभी कभी हम लोग 4 वायर भी लगाते हैं जो कि हृदय की पंपिंग को इम्प्रूव करता है। सब पेशेंट्स इसके लिए कैंडिडेट नहीं होते, बट बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी हृदय की पंपिंग इसकी वजह से कम होती है, और उन पेशेंट्स में अगर हम लोग ये पेसमेकर लगाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनकी पंपिंग भी इम्प्रूव हो सके। सो अगर किसी की पंपिंग कम है तो उसको इम्प्रूव करने का भी हमारे पास टेक्निक तरीका है। सो ये कॉम्बो डिवाइस जो है ये पंपिंग को इम्प्रूव भी कर सकता है। कॉम्बो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पंपिंग तो इम्प्रूव कर ही सकता है, पेसमेकर का काम तो करेगा ही, पंपिंग भी इम्प्रूव करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम कार्डियक अरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि अगर जैसे आपने अभी कहा कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो हॉस्पिटल आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। बट अगर हम लोग उसको वो पेसमेकर जिसको हम लोग ICD बोलते हैं, स्पेशल पेसमेकर है, थर्ड पेसमेकर है ICD। सो इसमें कुछ वायर्स लगे होते हैं अगेन हार्ट के अंदर, और ये स्पेशल वायर्स होते हैं जो कि 24/7 आपकी धड़कन को देखता रहता है। और जब भी इसको लगता है कि धड़कन बहुत तेज़ हो गई है और पेशेंट को VT या VF हो रहा है, VT VF जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो ये इमीडिएटली झटका देता है। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे कि किसी का भी धड़कन तेज़ हो रहा है तो इमीडिएटली वो झटका दे रहा है और पेशेंट रिकवर कर रहा है। वैसे ही 24/7 चेक करता है, और उसको लगता है कि पेशेंट को धड़कन तेज हो गई है, VT या VF हो गया है, तो विद इन सेकेंड्स ये इमीडिएटली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर देता है, और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो दिस इज अ स्पेशल पेसमेकर। सो एक होता है पेसमेकर जो कि कम धड़कन को ट्रीट करता है, एक होता है ICD जो कि तेज धड़कन को ट्रीट करता है प्लस कम धड़कन को ट्रीट करता है, और एक होता है कॉम्बो डिवाइस जो कि कम धड़कन को ट्रीट करेगा, तेज धड़कन को ट्रीट करेगा और पंपिंग भी इम्प्रूव करेगा। मेरा नाम रवि कामरा है जी। मैं वैसे तो बिज़नेस में हूँ,
लेकिन काफ़ी पुराना हार्ट पेशेंट हूँ डॉक्टर साहब का। मेरा यही मैं पूछना चाह रहा था, अभी ये पेसमेकर की बात हो रही है और पेसमेकर और आईसीडी में क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरे आईसीडी लगी हुई है। तो डॉक्टर साहब अभी सारे वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में बैठे हैं और सारे सहमे सहमे से बैठे हैं, क्योंकि बातें मेडिकल उसकी हो रही हैं। तो क्या ऐसी आज क्या स्कोप आज की बात में ये भी है कि मतलब इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट दीज थिंग्स, जो प्रॉब्लम है, कोई अल्टरनेट जो वेज ऑफ लिविंग है, जैसे मैं आई एम इनटू योगा एंड आई एम मेंटेनिंग माई सेल्फ थ्रू योगा ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स यू, तो वो उसका भी कोई इफ़ेक्ट आप समझते हैं कि उसका कोई फ़ायदा है? बिल्कुल। तो जैसे हम लोग जो एड्स के लिए स्लोगन है या हेपेटाइटिस बी के लिए है कि भी बचावी उपचार है, तो हार्ट के लिए भी मैं यही कहूँगा कि एक्चुअल उपचार तो बचावी है, क्योंकि एक बार ब्लॉकेज आ गए, हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद हम चाहे स्टेंट डालें, चाहे बाईपास सर्जरी करें, हार्ट को चाहे आईसीडी डालें, हार्ट को हम पहले जैसा नहीं कर सकते। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रिवेंशन, तो पूरा फोकस जो है इस वक्त वर्ल्ड का वो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ पे है कि कैसे रोका जा सकता है। और अगर योगा की बात करें तो इट इज़ नाउ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड with lots of research paper, not only from India but also from Western countries, total research based on yoga that this can prevent heart disease. हार्ट अटैक से योगा से बचा जा सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन से योगा प्रिवेंट कर सकती है। ये एम्स का पेपर है, एम्स दिल्ली का पेपर है। तो योगा पे तो हमें बिल्कुल प्राउड होना चाहिए, ये हमारी इंडिजिनस पत्ती है, एक रिसर्च है जो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे देश की है ये, तो डेफिनेटली प्रिवेंट किया जा सकता है। पर योगा को हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में हमें लेना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में नहीं लेना चाहिए। जब भी हम ये गलती करते हैं कि अगर हम योगा करके दवा छोड़ देंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर हम दवाई लें खाली और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करें योगा से या एक्सरसाइज से या किसी भी तरीके से, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ हैं जिसमें हम लोग जो इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए योगा से बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि योगा आपको डिसिप्लिन सिखाता है, योगा आपको मेंटल पीस देता है, योगा आपको फिजिकली भी फिट रखता है। डॉक्टर साहब, प्रसन्न कमेस्ट्रा, रिटायर्ड आईपीएस। मैं आपकी जो बात अभी निकली है इसी में से एक मेरा प्रश्न निकलता है कि यदि किसी को जैसे स्टेंटिंग हुआ है या हार्ट की पहले कोई बाईपास हो रखी है, तो उसको कब कब और कैसे उसको ये ध्यान रखना है, कब चेक कराना चाहिए, कितने साल तक एक स्टेंट या बाईपास उसको चलेगा? क्योंकि हर एक के मन में जिसके स्टेंट लगाया या बाईपास हुआ है उसके मन में रहता है ये कब तक चलेगा, तो उस डर से कैसे निजात पाया जाए? तो जो स्टेंट अगर आपको लगा है तो लग कर के आप डिस्चार्ज हो गए, जनरल इंस्ट्रक्शंस को हम लोग देख के भेजते हैं कि आपको मे बी 4-5 डेज मैक्सिमम रेस्ट करके नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेंट इज़ नॉट फॉर एवर, जैसे आपने पूछा, तो स्टेंट को मेंटेन करने के लिए दवाइयाँ और लाइफस्टाइल दोनों बहुत ज़रूरी है। तो बाकी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोई जेनेटिकली किसी की डिजीज़ बहुत एग्रेसिव है तो उसका स्टेंट बंद हो जाता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो बंद हो जाता है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिससे स्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चल सके वो ये है कि टाइमली मेडिसिन लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, 45 मिनट्स 1 आवर कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज एटलीस्ट करें अगर और कुछ नहीं तो, और स्मोकिंग, एल्कोहल, इन गलत आदतों को, टोबैको को छोड़ दें। तो स्टेंट की लाइफ अनलिमिटेड होती है। 2 से 4% स्टेंट जो हैं वो साल भर के अंदर बंद हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जिन स्टेंट्स को बंद होना होता है मैक्सिमम फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं। अगर 1 साल कोई स्टेंट चलता है तो वो अनलिमिटेड चल सकता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल भी चल सकता है। तो जहाँ तक दवा की बात है तो किसी को दवा ज़्यादा चलती है, किसी को कम चलती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ती है। इसका कोई अल्टरनेटिव अभी तक आया नहीं, चाहे वो एक ब्लड थिनर हो, आजकल गोली पिल्स चलती हैं तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ब्लड थिनर एक में ही आ जाती, चाहे वो एक दवाई हो पर कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा। स्टेंट लगने के बाद, हार्ट अटैक आने के बाद जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है
जो पेशेंट को पता होना चाहिए वो था इसका पंपिंग फैक्टर, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको EF बोलते हैं, कि पंपिंग फंक्शन कितना है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मल पंपिंग फंक्शन जो होता है वो ये है कि हार्ट एक बार अगर पंप करेगा तो उसका 60% के करीब ब्लड वो पुश कर देता है, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर उससे कम कर पा रहा है तो वो हार्ट फेलियर में चेंज हो सकता है। तो हार्ट अटैक के बाद जनरली जो है वो पंपिंग फंक्शन 60 से, अगर मेजर हार्ट अटैक है तो 25-30 पे भी आ सकता है, माइनर है तो वो 40-45 पे रहता है। तो अगर ये 35 से कम होता है तो आगे की लाइफ अफेक्ट रह सकती है, उसमें कार्डियक अरेस्ट होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो जिनका इतना कम है पंपिंग फंक्शन वो फिर हाई एक्टिविटी जैसे जिम जाना या ट्रैकिंग करना या एथलेटिक्स में नहीं जा सकते। और जिनका स्टेंट के बाद नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। जिनका पंपिंग फंक्शन इजेक्शन फ्रैक्शन कम है वो अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी एक्टिविटीज इसी में मैं सप्लीमेंट करता हूँ, शायद अधिकतर डॉक्टर से कहते हैं कि 55 के ऊपर भी है तो नॉर्मल है, अगर स्टंट लग चुका है तो। जी 50% तक तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, 50 से 35 बॉर्डर लाइन है, 40 तक बॉर्डर लाइन है, 40 से कम वो कम मानते हो। बाईपास के बारे में नाम लेता बाईपास की ऑलमोस्ट सारे जो आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से परहेज करने हैं, वो तो आपको बाईपास के बाद भी करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो योगा हो। बट ये है कि वैसे ने कहा कि स्टैंड के बाद हम लोग हफ्ते भर का रेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम उसके बाद पेशेंट अपना एक्टिविटीज वापस ज्वाइन कर सकता है। बाईपास के बाद थोड़ा सा जो रेस्टिंग पीरियड है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है, रिकवरी पीरियड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंड। बट हर पेशेंट में जानना ये ज़रूरी है, हर पेशेंट में स्टेंट सक्सेसफुल नहीं होता, और ये हमें मोस्टली पता होता है कि इस पेशेंट में अगर स्टेंट लगाएंगे तो इट विल बी सक्सेसफुल होता है। वो उन पेशेंट्स में हम लोग बाईपास ही करें जो कि बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर लाइफ की बात करें स्टेंट या बाईपास की, तो जिन पेशेंट्स में बाईपास ही रिक्वायर्ड है अगर हम उनमें स्टेंट लगाते हैं तो हो सकता है कि उस पर ब्लॉकेज होने के चांसेस रिलेटिवली फास्ट हो एज कम्पेयर टू बाईपास। जहाँ बाईपास की राय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बाईपास में भी ब्लॉकेज डेवलप नहीं हो सकता। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा तो बाईपास हो गया सर, आप किसी को दिक्कत हो नहीं, सपोज अगर किसी को दिक्कत होती है तो बाईपास के बाद भी बाईपास जिस जो हुआ है उसमें भी ब्लॉकेज डेवलप होने के चांसेस होते हैं, और बहुत अनओवर भी नहीं है ईको का। और ये भी एक ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि जो बाईपास वाली नाली है आप उसमें भी स्टैंड आ सकते हो। अगर क्योंकि अगर सब कुछ किसी का बाईपास हुआ है और उसको फिर से चेस्ट पेन हो गया, मैंने 2 महीने 3 महीने चेस्ट पेन मतलब अटैक हो गया, और जो बाईपास वाली नाली है वो 100% बंद हो गई, तो री बाईपास करना पॉसिबल नहीं होता उस पेशेंट्स में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। तो उन पेशेंट्स में फिर हम लोग स्टेंट करते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता नहीं होता कि बाईपास के बाद भी डायबिटीज ब्लॉक हो सकता है और बाईपास के बाद भी स्टेंटिंग पॉसिबल है। नमस्कार डॉक्टर सर, मैं लास्ट 15 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। मेरा नाम अंकुर विजय है और मैं को फाउंडर क्वांटम फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो मेरा आज आपसे है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग हेल्थ को, अभी अपन हार्ट की बात कर रहे हैं और हेल्थ को बड़ा माना जाता है कि हार्ट हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो फिटनेस को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन अभी मैं रिसेंटली देखने लगा हूँ आफ्टर कोविड हमारे पास जो मेंबर्स विजिट करने आते हैं उनको बड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है। क्या वो मिथ है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आफ्टर कोविड हार्ट के केसेस जिम में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हार्ट फेलियर हो रहे हैं, तो क्या ये मिथ है या इसमें आपका क्या मतलब सजेशंस रहेगा? ऐसा प्योरली ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद जिम में डेथ्स बढ़ी है। कोविड के बाद ओवरऑल हार्ट अटैक के इंसिडेंस में बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिम में ज़्यादा इसलिए होंगे, हो सकता है, इसके पीछे मेरे पास कोई डेटा नहीं है। जिम इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है कोविड के बाद, क्योंकि लोगों को लगा कि जनरल फिटनेस ज़रूरी है। और कोविड के दौरान भी, कोविड के बाद भी जिम भी ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, तो जहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ इंसिडेंट्स भी ज़्यादा होंगे, ऐसा है। अब अगर कोई किसी के मन में ये इनसिक्योरिटी है कि मैं एक जिम ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मेरे साथ कुछ हादसा हो सकता है, या एज ए जिम ट्रेनर, एज जिम ऑनर आप ही ऐसे लोगों को रिक्रूट नहीं करना चाहेंगे जिनको कुछ हो जाए। तो कोविड होना है या नहीं होना, तो मैं इस चीज़ को मारकर नहीं समझता हूँ कि उसको जिम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, अगर मेरे फादर को, ब्रदर को, दादा को
कम उम्र में, पर्टिकुलरली कम उम्र में अटैक हुआ है तो मुझे भी होने की संभावना है, जेनेटिक। अगर मैं स्मोकर हूँ, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीता हूँ, या मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मेरी शुगर ज़्यादा है, तो सडनली जिम में जाके एक्सरसाइज करना मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो एक तो जिनको ये रिस्क फैक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि यंग एज में डायबिटीज़ वो सब इतना कॉमन नहीं होगा जो आपके पास जिम करने आएगा, बट अभी 40s में भी लोग बहुत जिम ज्वाइन कर रहे हैं, 50s में भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी ठीक है। और जिम से पहले एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है, रिस्क फैक्टर जानना ज़रूरी है। तो हर किसी को हम नहीं बोल सकते, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री है और लोग मे बी 35 प्लस हैं, वो एक बार एक जनरल बेसिक चेकअप करा करके जाएं, जिम ज्वाइन करें। एक बात। सेकंड, होता क्या है कि एक महीने बाद मेरी शादी, मुझे 10 किलो लूज़ करना, तो जा कर के वो आपके ऊपर भी प्रेशर डालता है कि ये तो आप ये पहचानो। तो हर चीज़ ग्रेडेड वे में होनी चाहिए। तो वो दैट यू नो बेटर कि किस तरह से हमें, जैसे आप एडवाइस करते हैं कि पहले दिन 10 मिनट ही आप ट्रेडमिल करेंगे, फिर एक वीक बाद आप 15 मिनट्स करेंगे। अगर ग्रेडेड वे में एक्सरसाइज होगी तो बॉडी साथ में एक्लिमेटाइज करती है, तो फिर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ताकि बॉडी का जो है वो साथ साथ एक्लिमेटाइजेशन हो जाए, वो एक ज़रूरी है। और एक अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, सडन डेथ की, तो वो उसका एक बेसिक चेकअप जिसके अंदर एक ECG, एक कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, और अगर जरूरत लगे डॉक्टर को तो एक इकोकार्डियोग्राम, ये अगर हो जाए तो जिम की डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन जो ये भी था, बड़ा जो क्लियर करना था कि आने के बाद बोलते हैं जिम में जाकर को कि तो हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, ये एक मिथ है क्या, या फिर जिम करना ही नहीं चाहिए? मतलब लोग अभी ऐसा करने लगे हैं अपने बच्चे को। अभी मैं रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चा हमारे जिम में आता है 17 साल का, बड़ा हेल्दी बच्चा है और 2 महीने से वर्कआउट कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहा था। उसके मदर फादर ने, एक सेलिब्रिटी को जिम के अंदर अभी डेथ हो गई थी, अगर आपने अभी रिसेंटली केस देखा होगा, तो उसने उनके माता पिता ने उसको जिम जाना बंद करा दिया। 3 महीने उसको हो गए अपने मम्मी पापा को कन्विंस करने में कि भाई जिम जाने से नहीं होता, कोई नहीं जिम जाने से हार्ट अटैक हो जाता है, बच्चा मर जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? इस पे हम लोग स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, जिम में कौन लोग मर सकते हैं, यही आप जानना चाहते हैं? तो जिम में डेथ उनकी होती है या तो जो अभी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनके कंटेंट्स हमें पता नहीं है, जिसमें स्टेरॉइड भी हो सकता है, जो कि हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है, जो धड़कन बनाने का सिस्टम है, उसको अब नॉर्मल कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं। तो जब भी कोई पेशेंट बहुत ही अब नॉर्मल, बिजार, वियर्ड धड़कन लेके आता है, हम उससे पूछते हैं आपने कोई सप्लीमेंट तो नहीं खाया है? तो दैट इज़ वन रीज़न वाई पीपल आर डाइंग इन द जिम। तो वो दैट शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड। सेकेंड, जिनकी जेनेटिकली डिजीज़ हैं, जिसमें जो जिम के अंदर डेथ होने वाली सबसे कॉमन डिजीज़ है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, HCM बोलते हैं उसको। हार्ट की मसल्स थिक होती हैं, तो वो लोग एक्सरसाइज के दौरान सिंक कर सकते हैं, डेथ उनकी हो सकती है। इसीलिए मैं उनमें जनरली फैमिली हिस्ट्री होती है। तो ये इतनी रेयर डिजीज़ेज हैं कि ये रेयर इंसिडेंट्स होते रहेंगे, इनको प्रिवेंट करना मुश्किल है। बट एटलीस्ट अगर फैमिली हिस्ट्री हो, या अगर आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वो हैं कि भाई इसको हम जिम में डालें नहीं डालें, तो एक बेसिक कार्डियक चेकअप से उसकी फ़िटनेस जिम के लिए है या नहीं है, इसका बहुत आसानी से पता करा जा सकता है। और जिम, अगर आपको बेसिक डिजीज़ नहीं, आप जिम कर रहे हो, तो जिम तो प्रिवेंट ही करेगा हार्ट अटैक को। अगर आप, और जिम जितना अर्ली आप शुरू करेंगे, जिम बोल लीजिए या योगा बोल लीजिए या एक्सरसाइज, जो भी वर्कआउट आप कर रहे हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स भी आप जितना अर्ली लाइफ में शुरू करेंगे उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि जो ब्लॉकेज बनना शुरू होते हैं, जो ब्लॉकेज की नींव खुदती, जिसको हम प्लाक बोलते हैं, वो तो बचपन में ही बन जाते हैं, तो फिर उस पर और ब्लॉकेज डेवलप होता है। तो ये जो प्रिवेंशन के लिए जो इंटरवेंशन है इन फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेदर इट इज़ योगा और जिम और वर्कआउट ऑफ एनी काइंड, ये जितना जल्दी स्कूल एज में शुरू होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो वो 17 साल के बच्चे को तो ज़रूर जिम जाना चाहिए। अगर कोई इनसिक्योरिटी है तो वो एक बेसिक चेकअप से दूर की जा सकती। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन मेरा ये भी था
जनरली जब भी हम हार्ट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो स्टंट की बात करते हैं। जनरली जो आम जनता समझ पाती है स्टंट हो गया या ओपन हार्ट सर्जरी हुई। अभी रिसेंटली ये सोशल मीडिया का ज़माना है, नए नए वीडियोस व्हाट्सएप पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। तो मेरी क्यूरियसिटी थी आपसे पूछने की कि एक मैंने ट्रीटमेंट देखा था कि आर्टरी से अंदर वायर जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल या जो स्टोरेज हमारा स्टॉप होता है उसको क्लीन किया जाता है, बैक्टीरिया से खींच लिया जाता है और आर्टरीज को में स्टंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये चीज़ क्या है, ये मिथ है या फिर इंडिया के अंदर ये ट्रीटमेंट है? तो इसके बारे में मुझे जानना था आपसे। वो चीज़ है जो दिखाई गई है उस वीडियो में, वो चीज़ है, बट उसका पर्पज़ अलग है। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज जो है वो फट जाता है ऊपर से और उसके ऊपर प्लेटलेट्स जमा हो जाती हैं और थक्का जम जाता है, और थक्का जमने से वो आर्टरी ओक्लूड हो जाती है। तो एक हार्ट अटैक का पेशेंट जिसकी आर्टरी में थक्का जमा हुआ है वो हमारे पास आता है, हम उसको तुरंत एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये आर्टरी 100% बंद है। तो वो जो थक्का है उसको पुल करने के लिए हम सालों से एक वैक्यूम सक्शन, जैसे वैक्यूम सक्शन से अपन डस्ट खींचते हैं, ऐसे ही थक्का खींचने का ये सालों से, जब हम स्टूडेंट थे तब से ये चल रहा है कि वो थक्का पहले निकाल लेते हैं हम ताकि स्टेंट के लिए जगह बन जाए। थक्का निकालते हैं, फिर जो ब्लॉकेज बचा होता है उसकी बलूनिंग करते हैं, फिर वो स्टेंट डालते हैं। लेकिन उस व्हाट्सएप वीडियो में ये दिखाया गया कि उसी से सब कुछ साफ़ हो जाता है, विच इज़ एब्सोल्यूट मिथ। लेकिन हाँ, ये वैक्यूम सक्शन नाम की मशीन होती है जो सिर्फ थक्का निकालने के काम आती है, स्टेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्टंट लगेगा ही लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली, कि जो यंग पेशेंट में होता है कि थक्का निकालने के बाद हमें ब्लॉकेज बिल्कुल नीचे नज़र ही नहीं आता, सिर्फ थक्का ही होता है, तो वहाँ सिर्फ वो थक्का निकाल करके स्टेंट नहीं डले, ऐसा पॉसिबल है, बट ये रेयर केस में अपनी। अभी मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे था कि मेरे फादर हैं, वो भी हार्ट पेशेंट हैं। उनको फर्स्ट स्टॉप जो आया था 2001 में आया था, 75% ब्लॉकेज। अभी रिसेंटली उनके 2 ब्लॉकेज होते हैं, 85% एंड 90%। तो उनके 3 स्टंट डले हुए। अब मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन था कि क्या ऐसे लोग जिनके 1 स्टंट, 2 स्टंट या 3 स्टंट डले हुए हैं, वो वर्कआउट कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट? कितने दिन बाद कर सकते हैं और किस सिक्योरिटी के साथ वो कर रहे हैं? ये जो जिनके 3 स्टेंट लगे हुए हैं, अटैक आया हुआ है, ये वो पॉपुलेशन है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट किसी पेशेंट के लिए नहीं दे पाऊँगा इसमें कितने तो स्टेंट लगे हैं, उसके अलावा कोई ऐसे ब्लॉकेज हैं जिनमें स्टेंट नहीं लगा बट अभी भी वो 50, 60, 70% हैं। वो पेशेंट की पंपिंग कितनी है, पेशेंट की एज कितनी है, उसके और कोमोर्बिडिटीज़ क्या हैं, तो ये तो वो जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है ये सवाल एग्जैक्टली उससे पूछना पड़ेगा। यानी आप बट पॉसिबल है, वर्कआउट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभम जय, मैं को फाउंडर हूँ क्वांटम फिटनेस एंड फिटनेस एक्सपर्ट्स हूँ। मेरा सवाल था आपसे कि आजकल अपन देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है, मैं बच्चों का टोटल सी बात कर रहा हूँ, लाइफ स्टाइल से हुई कि उनको अभी से एंग्जाइटी होने लग गई है क्योंकि दिन भर मोबाइल या सोशल मीडिया वगैरह या फिर जो कंपटीशन वो देखते हैं अराउंड स्कूल में भी या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो उनके अंदर इतनी जल्दी एज में इतनी अर्ली एज में भी हार्ट कंडीशंस का खतरा रहता है। अभी जो पहले जो है हार्ट अटैक को एक एडल्ट एज की बीमारी माना जाता था, वो अब ट्रू नहीं रहा। जो हार्ट अटैक की अगर हम बात करें, ऐसे तो बाई बर्थ भी हार्ट डिजीज़ होती है, हाँ, पर हार्ट अटैक भी बिल्कुल यंग एडोलिसेंट्स में भी आने लगा है। 16 साल 17 साल तक के हार्ट अटैक के पेशेंट हम ट्रीट कर सकते हैं। 7-8 साल के बच्चे को भी हार्ट डिजीज़ हुई थी। और डिजीज़ तो हो सकती है किसी भी एज पे, हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। हार्ट अटैक की बात करें तो मैंने 17 साल का बच्चा सबसे यंग एज का ट्रीट किया हुआ है, डॉक्टर कुछ ने भी इसी एज के अराउंड 17-18 साल तक के हमने बच्चे देखे हैं हार्ट अटैक आते हुए। के अंदर मतलब ये कोई या तो हेरिडिटी हो इस वजह से हो, या फिर ये जो आजकल का जो माहौल है या कल्चर की वजह से है, या तो इसमें इसमें जो यंग एज में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं उसमें एक तो हेरिडिटरी है, नो डाउट। सेकंड, जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड होम बाउंड स्टेटस जो है बच्चों का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है
और वो जो उसकी वजह से जो एफ्लुएंट लाइफस्टाइल है चल रहा है। हाँ, सो बच्चों में यंग एज में अटैक आने का जेनेटिक रीजंस हैं, सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फास्ट फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने ज़माने में उनमें चेंज क्या आया, मेनली फास्ट फूड का आया और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। हमारे पास बाइक से गाड़ियाँ बाइक अवेलेबल रहते हैं, वो है, प्लस स्मोकिंग है बच्चों में, और ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह लेना बेटर हेल्थ के लिए, ये चीज़ें रीज़न। एंड इमोशनल स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पहले शायद उतना नहीं था, बट आजकल यंग जो लड़के हैं या मतलब यंग स्टूडेंट्स और यंग एज में भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, जो भी आपकी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है। और हार्ट अटैक इम्पैक्ट प्रूवन है कि स्ट्रेस की वजह से भी जो है हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। रेडिएशन से भी हार्ट का तो ब्रेकअप है, मतलब हार्ट डिजीज में का रेडिएशन जो अपने मोबाइल से होते हैं या सावर्ट से होते हैं या इन सब से नमस्कार, मैं राजेश नवलखन याकूब सभी की ज्वेलर में। मैं कोई टेक्निकल सवाल तो नहीं करूँगा, बहुत सिंपल से सवाल करूँगा। क्या हम अपने विचारों से भी अपने आप को, अपने दिल को ज़्यादा अच्छा बना के रख सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल जो शायद अक्सर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, संगीत इसमें किस तरीके से या गाना गाना, मस्ती में रहना, ये हमको जिंदा दिल बनाए रख सकता है हमारे हाथ को ये रख सकता है? आजकल एक थ्योरी चल रही है मैनिफेस्टेशन की, कि जो आप बार बार सोचते हैं वही होता है। तो आपकी सोच पे तो डिपेंड करता ही है। और मैं आपको 2 मरीजों में फ़र्क बता सकता हूँ कि दोनों के 2 स्टेंट लगे हुए हैं, दोनों का पंपिंग फंक्शन 35% है, 35% है। एक जना घर बैठा है कंबल ओढ़ के कि मैं तो बीमार हूँ, और दूसरा गोल्फ खेल रहा है। सो दिस इज़ माइंडसेट। तो विचार जो आपकी जो मेंटल जो स्थिति है वो आपकी बीमारी को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अब हम बाइक पे जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट होता है उस समय हमें पेन ही नहीं होता, हम लोग मोबाइल देखते हैं, अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, और अगले दिन पता लगता है कि घुटने पे चोट लगी हुई। तो ये मेंटल स्टेटस जो है ये मतलब बीमारी को भी अफेक्ट करता है, और उसको हम कितना फील कर रहे हैं उसको भी डिपेंड करता है। तो ये तो जिसको हम विल पावर भी बोलते हैं, तो विल पावर जब तक पेशेंट की स्ट्रांग नहीं होती तो ट्रीटमेंट भी नहीं होता डेफिनेटली। और दूसरा ये जो आपने पूछा कि चाहे वो संगीत बोल लीजिए इसको, या मेडिटेशन है, या जो हम पाठ पूजा भी करते हैं, जो हम लोग डेली कुछ ना कुछ अगर एक्टिविटी करते हैं, तो वो अगर जो मेंटल पीस दे रही है, अगर थोड़ी देर के लिए हम अपनी डेली लेवल की स्ट्रेस से अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आर्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये सिर्फ इसमें तो ये प्रूवन स्टडीज़ के साथ प्रूवन है कि जो मेडिटेशन है, म्यूज़िक है, ये सब जो है आपको प्रिवेंशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीव करेंगे। इसीलिए कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति है। जैसे सिंगिंग हो तो या आप स्ट्रेस कम करने जाते हो या आप क्यों नहीं? हर चीज़ें हॉबी है, और कोई भी हॉबी होगी वो आपका स्ट्रेस दूर करेगी ना। जब आप उसमें एंगेज होते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको उस पर फोकस करना ही होता है। आप पेंटिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप गा रहे हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत सारा कंसंट्रेशन मांगती हैं। तो जब आपका फोकस उस चीज़ पे होगा तो आप बाकी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको है। तो मेडिटेशन का भी मतलब ध्यान, और क्या है, ध्यान यही है कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। तो चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे वो स्पिरिचुअल ध्यान है, चाहे वो म्यूजिकल है, ये सब ध्यान के ही पार्ट हैं, इज पार्ट ऑफ मेडिटेशन। दे ऑल, इवन आर्ट इज़ अ मेडिटेशन, पेंटिंग इज़ अ मेडिटेशन, राइटिंग इज़ अ मेडिटेशन, गार्डनिंग भी, वट एवर इज़ योर पैशन हो बी, इट्स अ मेडिटेशन। सर एक टर्म आती है कि दिल टूट गया, बहुत कॉमनली, और साइंटिफिकली कहीं मैंने पढ़ा है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि टीवी देखते देखते अगर इंडिया क्रिकेट में हार रहा है तो लोगों को हार्ट फेल हो जाता है या अटैक आ जाता है। तो कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जीवन में जो सडन अनएक्सपेक्टेड, जिनको आप बोल सकते हो, क्या उनसे एकदम सडन आपके दिल पे इतना इफेक्ट हो जाता है? हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कॉमन नहीं है। तो जो जनरली जो फेंटिंग होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, जो बैड न्यूज़ सुनने पे होती है।
बट येस, इसका रिलेशन जो है हार्ट से है। और एक हार्मोन्स होते हैं, कैटाकोलामिन्स बोलते हैं जिनको। तो जब भी ऐसा कुछ भी हम, कोई एक्साइटमेंट होती है, कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं, तो वो सडनली जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो जब वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो जनरली फीलिंग हमारी क्या होती है, पैल्पिटेशन, धक धक होने लगेगा, हमारे रोंगटे जिसको हम खड़े हो जाते हैं, और पेट में कुछ कुछ ऐसे होने लग जाता है, बटरफ्लाइज। तो ये सारे कैटाकोलामिन के सिम्टम हैं। अगर एक्सेसिव कैटाकोलामिन रिलीज़ हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, दिस हैपन। और एक क्वेश्चन लास्ट मेरी तरफ से कि जो ये सप्लीमेंट पाउडर्स आ गए, फूड्स आ गए हैं जिनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे ये माना जा रहा है कि वेजिटेरियंस जो लोग हैं उनको फ्रूट से, वेजिटेबल से और ये सारी चीज़ें वो अपना प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पाउडर लेने लग रहे हैं। तो क्या ये सही है और ये हार्ट पे कितना इफेक्ट डाल रहा है? अब बिल्कुल हमने ऐसे, इसमें मैं बहुत डिटेल में या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे तो मैं फिंगर आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है जो सप्लीमेंट्स हैं ये बॉडी के लिए और हेल्थ, हार्ट के लिए इन पर्टिकुलर दे आर नॉट हेल्दी। तो आई थिंक जहाँ तक मेरी राय ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड करें, जो ऑलरेडी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जो मैन मेड चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल, उनके बारे में हम कह नहीं सकते कि क्या है। अगर हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को भी अगर ओरिजिनल रूप में ही खाते हैं जो ईश्वर ने बनाई है, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म है। उसके बाद अगर उसमें तेल लगा के उसको तड़का लगाते हैं या उबालते हैं, तो वो सारी एडल्ट्रेटेड मानता हूँ मैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म तो वो है, बट हम टेस्ट के लिए वो सब्जी को वैसे खा नहीं सकते एज दी अदर एनिमल्स आर डूइंग। बट जहाँ तक ये आर्टिफिशियल प्रोटीन्स का सवाल है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, ये शायद बहुत कॉमन सवाल है पेशेंट की फैमिली की तरफ से। क्या डॉक्टर एडवाइस करता है कि ये स्टंट्स लगने चाहिए? तो उस टाइम कई लोग होते हैं, नहीं मेरे को अभी नहीं लगवाना, या मैं बाद में लगवाऊंगा। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसने कहा था 3 लगने हैं, नहीं आपके तो 1 ही लगेगा। इसमें जो पेशेंट की फैमिली है वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करे क्या ना करे। और फिर जो स्टंट हैं वो अलग अलग क्वालिटीज़ के भी आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? इसके बारे में जानना चाहूँगा। 2 तरह के पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में। एक इमरजेंसी में आता है और एक ओपीडी में दिखाने आता है। ओपीडी मतलब जो आउट पेशेंट विजिटिंग। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आ रहा है, स्पेशली अगर रात को आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको बहुत सीरियस चेस्ट पेन हुआ होगा, तभी वो आ रहा है। और अगर डॉक्टर अगर रात में आ रहा है आपकी एंजियोग्राफी करने के लिए, रात सपोज 2 बजे कोई पेशेंट आ रहा है, और अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि इनको हार्ट अटैक आया है और इनको इमरजेंट एंजियोग्राफी की आवश्यकता है, और डॉक्टर एंजियोग्राफी कर रहा है और उसमें अगर कोई 100% निकलती है, तो इट शुड बी ट्रीटेड एट दैट। उसको तुरंत वहीं ट्रीट करना है, क्योंकि वो नस पूरी 100% बंद हुई है। और जो ब्लड सप्लाई आगे जो मांसपेशियों में जा रही है, ब्लड सप्लाई उस मांसपेशियों को नहीं मिल रही, और हम जितना डिले करेंगे उतना मांसपेशियाँ डैमेज होगी। और हो सकता है एक स्टेज के बाद वो ऐसे स्टेज पे आ जाए कि वो रिकवरी ना करे। तो इसलिए उस नस को तो इमीडिएटली खोलना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल खोलना चाहिए। और जहाँ पर पेशेंट वही खोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि उसको मूव करे। इम्पैक्ट बहुत बड़ा कॉज आते हैं, पेशेंट में होता है, पेशेंट अजमेर में होता है, पेशेंट होता है। हमें इसलिए देख के आइडिया लग जाता है कि कोई नस ऑपरेशन, इसलिए देख के हम रिकमेंड कर देते हैं कि आप जयपुर मत आइए, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ कैप फैसिलिटी है वहाँ जाइए, और जो नस 100% बंद है तो तुरंत क्योंकि अगर मांसपेशियाँ डैमेज हो गई और हृदय की पंपिंग अगर कम हो गई और वो रिकवर नहीं कर रहे, तो पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। और वही पेशेंट्स होते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट की रिस्क भी होने की संभावना होती है। कितने % तक हम ये चांस ले सकते हैं? मान लीजिए 80 है, 75 है या 85 है, तो हम उसको फिर चांस ले सकते हैं कि अगले डॉक्टर को दिखा के एक नई राय ले जाए? यही अगर जैसे 100% है तो इनिशिएटिव आपको करवाना है। क्लियर है, रात को 2 बजे अगर कोई डॉक्टर आ रहा है तो उसका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, डेफिनेटली पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, तभी वो आपको एडवाइस कर रहा है। अब यही पेशेंट को अगर ओपीडी में आता है या इमरजेंसी में भी आता है फॉर दैट मैटर, और आप आराम से उसका एंजियो करते हो, और एंजियो करते हैं आपके तीनों आर्टरीज में सपोज ब्लॉकेज निकलता है 80%, 85%, 90% के आसपास, तो पेशेंट को कोई चेस्ट पेन उस समय नहीं हो रहा। पेशेंट अगर बोल रहा है कि मैं चलता हूँ तो मुझे पेन होता है, बैठे बैठे आप कंफर्टेबल, कोई सांस नहीं फूल रहा, कुछ भी नहीं फूल रहा, तो ये पेशेंट्स हैं जिनमें आप अगर चाहे तो आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं।
और बट उसमें भी कभी कभी जो मेन नाड़ी होती है, जो सब जो सबसे मेन नाड़ी होती है, अगर वो मेन नाड़ी में सपोज 90% 95% ब्लॉकेज है, तो वो बहुत रिस्की सिचुएशन होता है कि अगर उसमें डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको या तो इमीडिएटली बाईपास कराओ या इमीडिएटली अगर स्टेंट कराओ, तो वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। जो मेन नाड़ी होती है, सब लोग लेफ्ट मेन बोलते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक बोलते क्वालिटी का, डेफिनेटली बहुत सारे क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स अवेलेबल हैं। हम लोग हमेशा US FDA अप्रूव्ड स्टेंट्स जो अमेरिका ने उसको अप्रूव कर रखा है, तो हम लोग वही स्टेंट्स यूज़ करते हैं। डेफिनेटली अगर आप वो वाले क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स आप यूज़ करते हो तो रिजल्ट्स थोड़े बेटर होते हैं। और इसमें भी आप बेस्ट क्वालिटी स्टेंट्स यूज़ करते हो, बेस्ट टेक्निक से करो। और भी कुछ स्पेशल हमारे पास टेक्निक्स होते हैं जिसको हम लोग OCT या IVUS बोलते हैं, जो कि अंदर जो नाड़ियों की जो है सोनोग्राफी कर लेते हैं। ये सब टेक्निक्स के बाद हम लोग बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी स्टेंट्स डाल के करते हैं। उसके बावजूद चांसेस होते हैं कि वो स्टेंट पे ब्लॉकेज डेवलप हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको ये स्टेंट लग गया तो आपको ये ब्लॉकेज डेवलप नहीं हो पाए। ब्लॉकेज डेवलप होने के चांसेस फ्यूचर में डेफिनेटली हैं। एक चीज़ जो आपने बोली कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कार्डियोलॉजी, है ना, क्योंकि एंजियोग्राफी जो है ये बड़े साल पुरानी और बहुत बेसिक टेक्निक है। इसमें एक डॉक्टर बोलता है 70%, दूसरा 80% बोलता है, और एक डॉक्टर बोलता है स्टेंट लगना चाहिए, एक बोलता है नहीं लगना चाहिए। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। तो अब चीज़ें जो टेक्नोलॉजी इससे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी में जो एस्टीमेट ऑफ परसेंटेज है ये बड़ा सब्जेक्टिव है, एक विजुअल एस्टिमेशन है। तो अगर कोई ऐसा कंफ्यूजिंग बॉर्डरलाइन ब्लॉकेज होता है जिसमें एक डॉक्टर बोलता है कि स्टेंट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, तो उसके अंदर फिर इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, FFR, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे हॉस्पिटल में तो हैं ही, बहुत सारे हॉस्पिटल में जयपुर में हैं जो इजीली यूज़ करके हम लोग बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, कि अगर FFR पॉजिटिव है तो स्टेंट डलना है, FFR नेगेटिव है तो स्टेंट नहीं डलना है। तो फिर उसमें ना तो डॉक्टर को कोई संदेह रहता है ना मरीज। मुझे लगता है मैडम ने जब आप पेशेंट को देखते हैं मतलब इतनी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, पर ये सुन के काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन था मेरा, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसका हार्ट से कुछ रिलेशन है या नहीं होता? ब्रेन स्ट्रोक का रिलेशन हार्ट से होता है। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है बेसिकली, जैसे हार्ट अटैक को भी हार्ट स्ट्रोक बोल सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक को ब्रेन अटैक बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो बेसिकली मैकेनिज्म वही है कि आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है तो हार्ट अटैक होगा। तो वो जो ब्लॉकेज है वो थक्का जमने से होता है। तो वो थक्का कई बार ब्रेन की आर्टरी में ही जमता है और कई बार वो थक्का हार्ट के चैम्बर से बन करके ऊपर ब्रेन में जाता है। तो उसका सबसे कॉमन कारण है एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि एक एरिथमिया है, धड़कन की इरेगुलरिटी है, एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के चलते जो है हार्ट के अंदर क्लॉट बन के ब्रेन में जा सकता है। तो इस तरह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली ये कि एंजियोग्राफी और CT एंजियोग्राफी, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते नहीं हमें तो CT एंजियो कराना है। ये पेशेंट्स आते हैं बोलते, हम अगर एडवाइस कर रहे हैं CT एंजियो, बोलते नहीं हमें एंजियोग्राफी कराना है। तो हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। सो बेसिकली जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है मेजर अटैक लेके, उनमें CT एंजियो हेल्प नहीं करेगा। सर हेल्प इन द सेंस कि आप CT एंजियो से सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। एंजियोग्राफी से आप जांच भी कर सकते हो, हैंड टू हैंड अगर कोई ना 100% बंद है उसको आप खोल नहीं सकते। सो एक तो ये डिफरेंस है CT एंजियो वर्सेस एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आप हैंड टू हैंड स्टेंट डाल सकते हो, CT एंजियोग्राफी में आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप स्टेंट या कुछ भी चीज़ आप नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है कि आप किसको CT एंजियो एडवाइस करोगे और किसको एंजियोग्राफी एडवाइस करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सो दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट है जो मुझे बोल रहा है कि सर मैं चलता हूँ, मुझे बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है, जगहों में पेन होता है, और जब मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। तो इसको हम लोग अंजाना बोलते हैं, इसको मेडिकल टर्म में अंजाना बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंटर है कि पेशेंट को ब्लॉकेज है तभी वो चलने पे उसको चेस्ट पेन हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें हमें पता है, एक आइडिया लग जाता है कि ब्लॉकेज आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में हम लोग एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं, CT एंजियोग्राफी एडवाइस नहीं करते। दूसरा सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है, सपोज को 30 या 40 ईयर्स के कोई पेशेंट है जो बोलते हैं कि सर मुझे यहाँ पेन हो रहा है या मैं करवट लेता हूँ तो पेन हो रहा है, और हमें रूल आउट करना है। रूल आउट मतलब कि हमें सिर्फ ये देखना है कि उसको कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, बट हमें चांसेस बहुत कम लग रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्लॉकेज इज़ वेरी लो, उसमें हम लोग ये CT एंजियो एडवाइस करते हैं कि हमें पता है कि मोस्टली ये नॉर्मल निकलेगा, 100% श्योरिटी हो सकती है बट मोस्टली ये नॉर्मल निकलेगा, उनमें हम लोग ये CT एंजियो एडवाइस करते हैं जिसमें नेगेटिव मतलब नॉर्मल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो जिसमें हमें पता है कुछ ब्लॉकेज निकलने के चांसेस ज़्यादा है, गो फॉर एंजियोग्राफी। जिसमें हमें पता है कि एंजियो ब्लॉकेज निकलने की संभावना बहुत कम है, गो फॉर CT एंजियोग्राफी। दूसरा एक है कि सपोज अगर आपने CT एंजियोग्राफी कराया और उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा आया, ठीक है, CT एंजियोग्राफी में आप कैल्शियम स्कोर होता है, आपको कैल्शियम दिख जाता है, और अगर वो कैल्शियम की स्कोर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको कोई ना कोई ब्लॉकेज होने की संभावना है। उनमें हम लोग फिर वापस से एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। अगेन एक और पॉइंट निकलता है, अगर CT एंजियोग्राफी में सपोज अगर आपको 60% या 70% ब्लॉकेज बता रखा है तो वी नीड टू कंफर्म इट विद एंजियोग्राफी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि CT एंजियोग्राफी हमेशा सही। एंजियोग्राफी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, एंजियोग्राफी में तो आ गया तो वो आ गया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि CT एंजियोग्राफी 70% 80% ब्लॉकेज बताता है, पर जब आप एंजियोग्राफी करते हो तो वो 30% या 40% ही होता है। एंड वाइसी वर्सा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि CT एंजियोग्राफी में 60% बताया या 50% बताया, पर जब आप एंजियोग्राफी करते हो तो वो एक्चुअली 90% या 95% होता है, क्योंकि अगर कैल्शियम है आपकी आर्टरीज में तो एक तरह का वो बैरियर की तरह काम करता है, नाड़ियाँ यहाँ हैं और यहाँ कैल्शियम है तो वो दिख नहीं पाता पीछे की तरफ, तो ये एक लिमिटेशन है CT एंजियोग्राफी। तो हर पेशेंट में CT एंजियोग्राफी नहीं और हर पेशेंट में 400 से ऊपर होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, कैल्शियम स्कोर जिसको बोलते हैं 400 से कम। और ये CT एंजियो एक स्क्रीनिंग का टूल है, स्क्रीन, और एंजियोग्राफी एक डेफिनेटिव टेस्ट है।